नमस्कार। देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं केश कुमार। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में ये माना जाता है कि शरद पवार जैसा शातिर नेता कोई नहीं है। वो एक चाल के साथ कई चालें एक साथ चलते हैं। ये जो अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, वो उनके सामने पानी भरते हैं। उनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई कद नहीं है शरद पवार के सामने। और शरद पवार हैं महाविकास अघाड़ी में, इसीलिए महाविकास अघाड़ी बहुत ताकतवर है। वो इस खेल के सबसे मजे हुए खिलाड़ी हैं और महाराष्ट्र की राजनीति पर जितनी पकड़ उनकी है उतनी किसी की भी नहीं है। महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने में भी उनका रोल था और फिर महाविकास अघाड़ी को साथ बनाए रखने, उनको एकजुट करने में भी उनकी भूमिका रही है और अभी भी बनी हुई है। मतलब तीनों घटक अभी शरद पवार पर ही डिपेंड करते हैं। अभी जब सीटों के बंटवारे को लेकर आपसी खींचतान मची हुई थी, तब भी शरद पवार ने ही एक तरह से तीनों को शांत किया। तीनों मतलब दो, मान लीजिए शिवसेना और कांग्रेस के बीच में जो गुत्थम गुत्था हो रहा था, उन्होंने एक समाधान निकाला और तीनों ने मिलकर फिर 85-85 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया। तो एक तरह का युद्ध विराम हुआ, एक तरह का शांति समझौता हुआ, एक तरह से दोनों के ईगो को सेटिस्फाई किया गया शरद पवार के द्वारा। तो शरद पवार महाविकास अघाड़ी की नैया के खेवनहार हैं और वो खेवनहार हैं, इसलिए महाविकास अघाड़ी काफ़ी हद तक निश्चिंत हो सकती है। लेकिन शरद पवार ऐसा नहीं है कि दूसरों के लिए खेलते हैं। वो अपना खेल भी बहुत अच्छे से खेलना जानते हैं और उन्होंने खेल भी दिया है। अब देखिए कि उनकी पार्टी एनसीपी की हैसियत 85 सीटों पर लड़ने की नहीं है। 85 सीटों वाली ताकत एनसीपी की नहीं है। वैसे तो कहा जा सकता है कि अब उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, वो भी 85 सीटों वाली हैसियत अब नहीं रह गई है, क्योंकि पार्टी टूट गई है। आधी उधर चली गई है, बल्कि ज़्यादातर विधायक उधर चले गए हैं और शिवसेना को अब नए सिरे से अपनी पार्टी उद्धव ठाकरे को खड़ी करनी है, तो उसकी भी उतनी हैसियत नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से इन दोनों पार्टियों के मुकाबले काफ़ी मजबूत है, काफ़ी उसका वजूद पूरे प्रदेश भर में। इन दोनों पार्टियों का ऐसा नहीं है कि वो पूरे प्रदेश भर में उनका अस्तित्व हो, उनकी पार्टी वहाँ पर संगठित हो या किसी तरह से उसका ऑर्गेनाइजेशन हो या वहाँ पर उसके छोटे बड़े लीडर मिल जाएं, ऐसा बहुत कम है। लेकिन कांग्रेस का है। कांग्रेस का निश्चित रूप से विदर्भ में अच्छा खासा दबदबा है, लेकिन मराठवाड़ा हो, मुंबई हो या आप उत्तरी महाराष्ट्र हो, पश्चिमी महाराष्ट्र हो, जहाँ भी आप देखेंगे उसका संगठन या उसके लोग हैं और काम कर रहे हैं। बेशक वो कमज़ोर हुई है, लेकिन इतनी कमज़ोर नहीं हुई है कि अब शिवसेना और एनसीपी की बी टीम जैसी हैसियत उसकी हो जाए। तो वो लीडिंग फोर्स है महाविकास अघाड़ी के अंदर में। लेकिन अब जो स्थिति बनी है उसमें ऐसा लग रहा है कि शरद पवार लीडर हैं इस महाविकास अघाड़ी के और वही सारी चीज़ें तय कर रहे हैं। 85-85 के फार्मूले में उन्होंने अपनी पार्टी के लिए 85 सीटें ले ली हैं। इससे उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है। अब वो ज़्यादा सीटें जीतने की हैसियत में आ गए हैं। पहले ये था कि 70 के आसपास उनको सीटें मिलेंगी, कांग्रेस 105 से 110 सीटें लेगी और शिवसेना 90 से 95 सीटों के आसपास चुनाव लड़ेगी। लेकिन चूँकि शिवसेना ने 100 सीटों की जिद थाम ली थी, इसलिए कांग्रेस को भी घटकर 85 पर आना पड़ा और एनसीपी बढ़कर 85 पर पहुंच गई, हालांकि उसकी हैसियत नहीं थी। अब क्या है, इस नए समीकरण से हालांकि जो बाकी बची सीटें हैं अभी उनका भी बंटवारा होना है और ये मानकर चला जा रहा है कि शिवसेना और कांग्रेस ये बढ़कर 95 सीटों के आसपास पहुंच सकते हैं। 92, 95, 94 इतनी सीटें इनकी पहुंच सकती हैं और बाकी सीटें जो गठबंधन के दूसरे घटक होंगे उनको दी जाएंगी। तो ये दो पार्टियां बड़ी पार्टियां होंगी, लेकिन शरद पवार की स्थिति इसलिए भी ज़्यादा मजबूत है कि उनकी पार्टी भी टूटी थी,
उनकी पार्टी से भी एक मुश्त विधायक अजित पवार के साथ चले गए थे। उनके पास बहुत कम विधायक रह गए थे। लेकिन चूंकि अजित पवार बहुत कमज़ोर हो गए हैं, लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन बहुत ख़राब रहा, केवल एक सीट जीत पाए थे वो। और लोकसभा चुनाव में जो स्ट्राइक रेट शरद पवार की एनसीपी की था वो ज़बरदस्त था, यानी कम सीटें लड़ी उन्होंने और ज़्यादा रेशियो के साथ उसको जीत लिया। तो पूरे गठबंधन में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट रहा, 17 में से 13 सीटें जीती और एनसीपी ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। शिवसेना का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन अगर आप असेंबली सेगमेंट वाइज जाएंगे तो आप पाएंगे कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और एनसीपी इन दोनों से कहीं ज़्यादा आगे थी। तो उस लिहाज से कांग्रेस का दावा ज़्यादा बनता था। लेकिन ये विधानसभा का चुनाव है और मिलकर लड़ने में ही इनका फ़ायदा है, इसलिए शरद पवार उसमें एक कहें कि मीडिएटर की भूमिका में भी हैं, एक संचालक की भूमिका में भी हैं, और ये भी लोग मान रहे हैं कि चुनाव के बाद हो सकता है वो किंग मेकर की भूमिका में भी आ जाए। क्योंकि अगर बराबर सीटें लड़ी गई और शरद पवार जैसा घाघ नेता एनसीपी के पास है तो वो अपनी हिस्से की सीटों में से ज़्यादा सीटें जीत सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की एक बड़ी वजह यह भी है कि एक तो अजित पवार की पार्टी कमज़ोर है, उसमें से बहुत सारे विधायक अभी टूट कर एनसीपी में आएंगे, शरद पवार के पास आएंगे और वो शरद पवार उनको जिताने की हैसियत रखते हैं। तो एक तो ये वजह है। दूसरा, चूंकि उनके पास नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं तो वो 10-15 सीटों पर ये खेल भी कर सकते हैं कि जो दूसरी पार्टी यानी दूसरे गठबंधन से टूटे नेता और जिनके पास ताकत है, जिन्हें टिकट न मिल रही हो, वो उनको भी उपकृत करके उनको भी जिताने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर चुनाव के बाद अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि शरद पवार की पार्टी गठबंधन में नंबर 1 की पार्टी बन जाए तो कोई हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो शरद पवार वहाँ अपनी पार्टी को संभाल रहे हैं। उस तरह से कांग्रेस के पास कोई बड़ा नेता नहीं है पूरे प्रदेश में अपनी चुनाव अभियान को संभालने में। कैंडिडेट हालांकि इस बार समझदारी से चुने गए हैं, जैसे जो रिपोर्ट आ रही हैं उसके मुताबिक कांग्रेस ने महाराष्ट्र में कैंडिडेट के चयन में अच्छी खासी समझदारी दिखाई है। लेकिन उन कैंडिडेट्स को जिताने का जो एक पूरी रणनीति होती है बूथ लेवल तक, वो जो शरद पवार के पास है वो कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस के नेतृत्व में कौन है? नाना पटोले हैं, जो बहुत बड़बोले और विवादास्पद नेता हैं। उनसे आप पूरे प्रदेश के इस चुनावी अभियान को चलाने की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। उसमें कोई केंद्रीय नेतृत्व उतरेगा, वो सब मदद करेगा। दूसरे प्रदेशों से नेता आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, वो इसको मदद दे सकते हैं। ये एक कांग्रेस के साथ प्लस पॉइंट है जो एनसीपी या शिवसेना के साथ नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी का विस्तार केवल मोटे तौर पर महाराष्ट्र तक सीमित है, जबकि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर है। कई राज्यों में उसकी सरकारें हैं, मुख्यमंत्री हैं, और कम से कम महाराष्ट्र के चुनाव को लड़ने की एक आर्थिक हैसियत भी उसके पास है। तो अपनी अपनी ताकत है, लेकिन जो चाणक्य नीति होती है वो शरद के पास है। चाणक्य बुद्धि जिसको कहते हैं वो शरद पवार के पास है, और इसलिए ये माना जा सकता है कि वो हो सकता है कि गठबंधन में नंबर 1 की पार्टी हो, कांग्रेस नंबर 2 की हो, और शिवसेना चूंकि कमज़ोर हो चुकी है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा शिंदे तोड़ कर ले गए हैं और शिंदे ने उस हिस्से को संभाल के भी रखा हुआ है। उनको अच्छे खासी मदद भी कर रहे हैं, और ये भी माना जा रहा है कि उनको 50-50 खोखे मिले थे जब उन्होंने पार्टी तोड़ी थी, तो वो पैसा भी उनके पास है। और मोदी सरकार के पास तो अथाह पैसा है ही, वो पैसा भी उनको जिताने के लिए लगाया जा रहा है। तो शिंदे अपने कैंडिडेट को जिता पाने की स्थिति में बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, जो कि उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है। उद्धव ठाकरे की दूसरी खूबियाँ हैं, उनके पास दूसरी जो सहूलियतें हैं वो हैं। उनका संगठन है, जो शिवसेना का मोटे तौर पर संगठन है वो उनके साथ है। दूसरा, सहानुभूति उनके साथ है।
गद्दारी का तमगा शिंदे और उनके साथ गए विधायकों पर है, वो उल्टा पड़ेगा, तो वो उधर उनका नुकसान है, इधर इसका फ़ायदा है। तो सबके प्लस माइनस पॉइंट हैं, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे नेतृत्व में शिंदे से आगे निकल रहे हैं, जो सर्वे आए हैं उसमें वो शिंदे से काफ़ी आगे हैं और फडणवीस से तो बहुत आगे हैं, तो वहाँ वो स्कोर करते हैं। लेकिन बाकी चीज़ों में वो कैसे कैंपेन चलाते हैं इस पर डिपेंड करेगा। तो ये तीनों की स्थिति है, और उसमें तीनों में शरद पवार बहुत पावरफुल दिख रहे हैं, बहुत ताकतवर दिख रहे हैं। और खुदा ना खास्ता अगर चुनाव में उनकी पार्टी नंबर 1 पार्टी उभर कर आती है, तो हो सकता है कि वो अपनी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री पद की भी मांग करें। मुख्यमंत्री पद हो सकता है कि उसमें दिक्कत हो, क्योंकि उद्धव ठाकरे का दावा बेहतर ढंग से बनता है और कमोबेश तीनों घटक अंदरूनी तौर पर मानते हैं कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। तो उस सूरत में वो अपनी पार्टी के लिए उप मुख्यमंत्री पद निश्चित रूप से मांगेंगे और उन्हें सहज भाव से मिल जाएगा। वैसे भी शरद पवार का हमेशा से रुख ये रहा है कि मुख्यमंत्री पद के बजाय ऐसे मंत्रालय मांगो जिसमें काफ़ी काम करने की गुंजाइश हो। काफ़ी जो संपन्न धनवान मंत्रालय होते हैं, मलाई वाले मंत्रालय होते हैं, उन पर उनकी नज़रें ज़्यादा रहती हैं। उसके ज़रिए वो पब्लिक का भी काम ज़्यादा करा सकते हैं और एक अपनी पार्टी का विस्तार करने में भी अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो ये उनकी स्ट्रेटजी रही है। तो ये कुल मिलाकर बनी। और इसके मुकाबले जब हम महायुति को देखते हैं तो वहाँ एक दूसरे चाणक्य हैं, जिन्हें आप चाणक्य माने ना माने, वही संभाले हुए अमित शाह। लेकिन वो भी अभी महायुति में भी ज़बरदस्त रार मची हुई है शिंदे और अजित पवार के बीच में, और माना जा रहा है कि उनमें वोट की ट्रांसफरेबिलिटी ज़ीरो है, जबकि यहाँ पर शिवसेना के वोट एनसीपी को मिल सकते हैं, कांग्रेस के वोट शिवसेना को मिल सकते हैं, शिवसेना के वोट कांग्रेस और एनसीपी को मिल सकते हैं। तो ये इनमें यहाँ पर इसकी गुंजाइश ज़्यादा है बनिस्बत महायुति के, क्योंकि वहाँ पर झगड़े बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पर झगड़े इस बार बीजेपी में भी हैं। वो बीजेपी एनसीपी अजित पवार की एनसीपी को वोट देना नहीं चाहते बीजेपी के कार्यकर्ता, क्योंकि वो उन्हें सख्त नापसंद करते हैं, भ्रष्ट छवि है उनकी। तो एक पंगा वहाँ, वो तीनों जो गठबंधन के भागीदार हैं उन्हें तीनों में आपस में लगी हुई है, सिवाय सिर्फ बीजेपी और शिंदे सेना के बीच तालमेल होगा, बाकी सब में झगड़े ही होंगे। इधर वो झगड़े नहीं हैं मोटे तौर पर, और इसलिए इनकी संभावना बेहतर करने की ज़रूरत है। बस ये ध्यान रखना होगा इन तीनों घटकों को कि इनका स्ट्राइक रेट 50% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो 144 के आंकड़े को पार कर पाएंगे और एक स्थिर सरकार दे पाने में सक्षम होंगे। नहीं तो चूँकि बीजेपी की पूरी संभावना है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो बीजेपी होगी, और अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो गवर्नर उसको पहले मौका देंगे सरकार बनाने का, फिर वो तोड़ फोड़ का खेल कर सकती है जैसे पहले भी करती रही है, और उसमें बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि 150 का आंकड़ा ज़रूर महा विकास अघाड़ी को लाना चाहिए। और शरद पवार में ये कुव्वत है, ये सलाहियत है, वो चुनावी रणनीति के मामले में किसी भी नेता से बेहतर काम करना जानते हैं और वो कर सकते हैं। तो सारा दारोमदार महाविकास अघाड़ी का मानिए कि शरद पवार के कंधों पर है, वही उसकी नाव के खवैया हैं, वही उसे पार लगाएंगे, और सरकार बनाने में भी उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।